अस्सलाम एवरीवन। तो हम कर रहे थे रेटिना की पैथोलॉजी और उसमें हमने जो रेटिनल वेन ऑक्लूजन किया उसमें मैंने इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक का आपको बता दिया। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। पहले तो मैंने आपको बताया था ना सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, अब हम करेंगे ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये कि आपको ज़रा नो हाउ होना चाहिए ताकि आपको अगर ऑस्पी में पिक्चर आ सकती है इसकी तो आपको पता हो जाए। एंड डेफिनेटली एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास सबसे पहले तो एक मेन रेटिनल वेन होती है जो कि हमारा मैंने आपको बताया था कि रेटिनल आर्टरी है जो ब्लड लेके आ रही है, और उसके बाद आकर ये अगर आए है मेरी तो लेमिना क्रिब्रोजा का जो पॉइंट है यहाँ पर आकर रेटिनल आर्टरी मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। वो ब्रांचेस फिर कैपिलरीज बन जाती है और कैपिलरीज से आपकी फिर वेन्यूल्स बनती हैं, ठीक है, जो ब्लड वापस लेके जाती हैं। और ये वेन्यूल्स मिलके लेमिना क्रिब्रोजा ही के पॉइंट पे मेन वेन बनाती है जो ब्लड लेके चली जाती है। अब ये तो हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो सेंट्रल रेटिनल वेन थी, यानी कि ये मेन वाली वेन जो लेमिना क्रिब्रोसा से पीछे पीछे है इसकी ऑक्लूजन। अब ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन का मतलब है कि रेटिना की जो कोई जो आपकी रेटिनल वेन है इससे पहले जो वेन्यूल्स बनी थी उनमें से कोई भी एक है जो ऑक्लूड हो गई है, उसकी जो ऑक्लूजन होती है उसे ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहते हैं, ठीक है। उसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जब आपकी जो वेन्यूल्स बनती है ना तो वो किसी बहुत ही हैप-हैज़र्ड मैनर में नहीं बनती, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होती है। सपोज अब मैं सामने से दिखा रही हूँ, ये फंडस है हमारा, ठीक है, ये सामने से हाँ फंडोस्कोपी की और ये हमें सारा नजर आ रहा है। इसमें सपोज करते हैं कि ये आपकी ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इधर से जाहिर सी बात है कि सारी आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं और वेन भी आपकी इसी तरफ जाती है। अब ये जो आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं ना, इसके हिसाब से अगर हम ये देखें आर्टरी यानी वेन की जो ब्रांचेस है वेन्यूल्स है, आर्टरी को छोड़ने वेन को पकड़ते हैं, वेन की जो ब्रांचेस है वेन्यूल्स है वो अगर आपकी ऑक्लूड इस तरह से होती हैं, मतलब आपकी इतनी मेन ब्रांच ऑक्लूड होती है जो आपके आधे रेटिना के पोर्शन को सप्लाई कर रही थी, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपसे कहा है कि हमारे पास सपोज ये करते हैं कि बहुत सारी जो वेन्स थी, ये वेन ये सारी इस एरिया को ड्रेन करी थी और ये मिलके ये बना रही है यहाँ पर यहाँ, और इस तरह से कि सारी मिलके एक वेन बना रही है जो कि इस साइड की वेन से मिल रही है, मेन वेन से, जिसने इस साइड की सारी ब्रांचेस ली हुई है, ठीक है। हम ये कंसिडर कर लेते हैं दो मेजर वेन्स हैं जो एक साइड की सारी को ड्रेन करी है, दूसरी साइड के सारे रेटिना को ड्रेन करी है, और दोनों मिलके एक बना रही है। मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर सबका जंक्शन तो होना है ना। तो अगर हमारे पास इतनी मेन ब्रांच जो कि ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन के करीब होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है ये आपकी ऑप्टिक डिस्क है, इसके मार्जिन के करीब नियर टू द मार्जिन मेन ब्रांच होगी, आपकी बड़ी ब्रांच होगी आपकी रेटिना जो रेटिनल वेन की, वो अगर ऑक्लूड होती है तो उसकी वजह से आपका आधा रेटिना जो है वो जाहिर से वहां पर वीनस सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी। उसको हम कहते हैं हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन। याद रखना इसमें एमसीक्यू में आने वाली ये बात है कि हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन, हेमी से मुराद है आधा, यानी वो सारी वेन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी जो आपके आधे रेटिना को सप्लाई करती हैं। और ये जो वेन है दिस इज अ मेजर ब्रांच ऑफ रेटिनल वेन, और इसलिए ये नियर टू द ऑप्टिक डिस्क होती है, और इसके बाद आपकी ऑप्टिक डिस्क से सेंटर से ही मेजर रेटिनल वेन बन जाती है, ठीक है। जो क्वाड्रेंट वेन ऑक्लूजन है वो ये है कि आपकी माइनर ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच ऑक्लूड हुई है और रेटिना का कोई एक क्वाड्रेंट जो है वो उसकी वजह से इफेक्ट हुआ है। सपोज मेरे पास ये वाली ब्रांच है, इसमें ऑक्लूजन आएगी तो यहाँ का जो रेटिना का क्वाड्रेंट है इसको इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो रेटिना का कोई एक क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होगा छोटी ब्रांच के ऑक्लूजन से, जो जाहिर सी बात है ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन से दूर होगी, तो दैट इज क्वाड्रेंट रेटिनल वेन ऑक्लूजन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यही थी, ठीक है। इसी से आपको समझ आ जाएगा कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। जब आपके पास सेंट्रल रेटिनल ब्रांच में हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन आएगा तो हेमी से मुराद है कि आपका मेजर ब्रांच ऑक्लूड हुई है तो आपका आधा रेटिना इन्वॉल्व है। तो आधे रेटिना में आपको वही चीजें नजर आएंगी जो आपको टोटल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में नजर आती थी। आपको कॉटन वूल स्पॉट्स मिलेंगे, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेमरेजेस मिलेंगे इस एरिया में। क्लिनिकल फीचर में तो यही सब कुछ आता है। उसके अलावा जाहिर सी बात है कि आपका एक रेटिना का एरिया ऑक्लूड हुआ है तो आपको वहाँ पर विजुअल लॉस भी तो होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो रेटिना का रेटिनल वेन का कोई पोर्शन अगर ऑक्लूड हुआ है तो वो सिर्फ वेसल्स को फर्क नहीं डाल रहा, उसकी ऑक्लूजन की वजह से ब्लड सप्लाई भी वापस पूरी नहीं जा रही, और वही मसला हो जाता है फिर कि आपका नॉन परफ्यूजन के मसले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो एक एरिया है प्रॉपर जिसमें ब्लड सप्लाई और ब्लड ड्रेनेज में इशू है, तो वहाँ पर डेफिनेटली किसी ना किसी हद तक विजुअल एक्विटी में फ़र्क आएगा। कंप्लीट विजुअल लॉस कभी भी नहीं होता, लेकिन विजुअल एक्विटी में फ़र्क ज़रूर आता है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको रेटिनल मतलब सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास ऑक्लूजन जो वो ज़्यादा टाइम तक रहती है तो जाहिर सी बात है कि पीछे की तरफ ब्लड पूरा नहीं जा पा रहा, तो आगे आर्टरी से ब्लड नया भी नहीं आ पाता। जब आर्टरी नया ब्लड नहीं लेके आ पाती तो एरिया की जो परफ्यूजन है वो सही से नहीं होती, और एरिया कौन सा परफ्यूज हो रहा है, ऑप्टिक नर्व इज द मेन थिंग जो यहाँ परफ्यूज हो रही है, रेटिना परफ्यूज हो रहा है, तो ऑप्टिक नर्व की जब
परफ्यूजन ठीक नहीं होती तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे पास रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट आता है, RAPD। RAPD मैंने आपको बताया था कि किस तरह चेक करते हैं कि हमारे पास प्यूपिल का रिस्पॉन्स हम इसमें चेक करते हैं लाइट से। तो जिस साइड पे प्रॉब्लम होती है उस साइड का प्यूपिल लाइट हम डाल भी देते हैं, टॉर्च से हम लाइट डालते हैं, तब भी वो प्यूपिल जल्दी जल्दी लाइट से कंस्ट्रिक्ट नहीं करता। उसूलन तो ये होता है कि प्यूपिल्स को जब भी लाइट पड़े तो उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए, लेकिन जिस साइड पे प्रॉब्लम होगी वहां पर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा या फिर डिलेड कॉन्स्ट्रिक्शन शो करेगा, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, तो वो भी यहाँ पर आ जाता होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हमें कुछ कराने की मतलब जरूरत नहीं, बस हम इसी तरह विजुअल फील्ड्स है वो चेक करते हैं पेशेंट की, और फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है मेनली। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद लेकिन ये जो RAPD मैंने आपको बताया ये इसमें प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इन सम केसेस, मतलब हमेशा प्रेजेंट नहीं होगा। इस वजह से इसको अपने मेन अपनी क्लिनिकल फीचर्स के तौर पे कभी भी नहीं लिखना। ठीक है, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन में RAPD आपका मेजर फीचर नहीं है, याद रखना है। मैंने बता तो आपको दिया, लेकिन ये मेजर फीचर नहीं है। इसको आप माइनर फीचर लिखें या फिर ना भी लिखें तो भी इट्स फाइन। बाकी बातें आपने लाजमी लिखनी है कि हेमरेजेस हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स हैं, एडीमा लाजमी हुआ होगा डेफिनेटली डिस्क का, और एक क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होगा या फिर आपका आधा रेटिना इन्वॉल्व होगा, ये बातें लिख देनी है। ठीक है, ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसकी विजुअल एक्टिविटी 6/9 है सपोज, आपको ये तो समझ आती है ना कि 6/9 क्या होता है, कि 6/6 आपकी नॉर्मल होती है। 6/6 का मतलब होता है एक पेशेंट जो है वो भी 6 फीट से देख सकता है, जो एक नॉर्मल बंदा 6 फीट से देख सकता है। 6/9 का मतलब है कि उस पेशेंट को क्लियर नजर नहीं आता, थोड़ी सी उसकी दूर की नजर कमजोर होगी, या वो 9 फीट से देखता है। ये बात किसी को नहीं पता तो वो डिटेल में पूछ ले, मतलब आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ डिफरेंट वीडियो। लेकिन तो विजुअल एक्टिविटी अगर 6/9 तक है तो हम फिर पेशेंट को कुछ भी नहीं देते, सिर्फ उसे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर 6/12 तक चली गई या उससे भी ज्यादा पुअर हो रही है तो फिर हमें पेशेंट को देना है। उसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने ज़ाहिर है नियोवेस्कुलराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटी VEGF देने हैं, यानी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो कि आपकी नई वेसल्स को ग्रो करवाता है, उगाता है, उसको रोकने के लिए आपने एंटी VEGF दे देना है। और नई वेसल्स अगर उग चुकी हैं तो उनको आपने लेजर से ट्रीट करना है, और उसके साथ आप स्टीरॉइड दे देते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। किसी को कोई भी मसला हुआ ये कैन आस्क मी, अब हम रेटिनल आर्टरी शुरू करेंगे। थैंक यू।